हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक सामाजिक अध्ययन को क्लास 8। तो क्लास 8 का हमारे अतीत भाग 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 8। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उसको हम आसानी से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं, इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट को। तो 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1791 ईस्वी में, और 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश की शासन चलाने में मदद मिले। परंतु सभी अंग्रेज अफसर जो थे इस विचारों से सहमत नहीं थे। तो 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में कलकत्ता आए थे। विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता आए थे। विलियम जोन्स का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1746 ईस्वी में। और इनका शिक्षा प्राप्त किए थे हैरो और ऑक्सफोर्ड में इनकी शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने 1784 से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। 1783 में कलकत्ता आया, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों के प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। जोन्स और विलियम जोन्स और उनके साथ में कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। वह भारत की संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों को संस्कृतियों को वे आदर करते थे और आदर भाव रखते थे। विलियम जोन्स और ब्रुक। नेक्स्ट है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1853 में पारित किया गया था। लॉर्ड मैकाले द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को लाया गया था 1835 ईस्वी में, उसको पारित किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था और यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया जाए। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कोलब्रुक और नथेलियन होलहिल्ड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स जो बंगाल की स्थापना किए थे 1784 ईस्वी में, 1783 में बंगाल आए थे, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। तो इनके साथ थे, विलियम जोन्स के साथ थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नथेलियन होलहेड। तो इन्होंने मिल करके बंगाल ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का जो गहन ज्ञान रखते थे उन्हीं को प्राच्यवादी कहा जाता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। 1854 का जो नीति पत्र था उसके बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए 1854 के नीति पत्र का। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं, 1854 का नीति पत्र को चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन किया गया था। और 1854 में जो वुड डिस्पैच लाया गया था तो उसका बनाया गया था शिक्षा के विकास के लिए एक जांच समिति का। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 ईस्वी में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना
बनाई और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्नाटा भी कहा जाता है इसी के चलते। इसकी और ये वुड डिस्पैच का सिफारिश था कि सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा के लिए उत्तम माध्यम अंग्रेजी है और निचले स्तर पर भारतीय भाषा एवं मध्य स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा दोनों को रखा जाए। उच्च स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा दोनों को रखा जाए मध्यम स्तर पर, और निचले स्तर पर भारतीय भाषा का यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया था। उसके बाद इसमें और था कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय के गठन की अनुशंसा की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीचर्स ट्रेनिंग की अनुशंसा की गई। इस नीति के द्वारा 1854 की नीति के द्वारा तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन की बात की गई थी। शिक्षा में निजी उद्यमों को भी प्रोत्साहित दिया गया था और इसमें व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया गया था कि शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए। तो 1854 में के नीति पत्र के बाद अंग्रेज ने कई कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का भी प्रयास किया जा रहा था। 1854 के वुड के नीति पत्र की मुख्य बातें क्या थी? तो मुख्य बातें थी आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना, और चौथा है शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। तो इस प्रकार से कई मुख्य बातें थी 1854 के वुड नीति पत्र की। और उच्च शिक्षा के लिए उत्तम माध्यम अंग्रेजी है इस नीति में पत्र में का मुख्य बात था। नेक्स्ट देखते हैं 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। तो 1813 तक कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। तो इसका कारण था कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हुए। कंपनी को ऐसा डर लग रहा था कि प्रचारकों की जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा न हो जाए और जिसके चलते जनता भड़क न उठे। तो इस प्रकार का डर बैठा हुआ था। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। यह भी एक कारण था प्रचार गतिविधियों को, यही कारण था कि इसके विरुद्ध थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा है कि सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। सरकार को ऐसा भी लग रहा था कि स्थानीय जो रीति रिवाज है, उनका जो व्यवहार है, सांस्कृतिक है, मूल्य मान्यता है और धार्मिक जो विचार है, तो उस विचारों को अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर उस विचारों को छेड़छाड़ किया जाता है तो देसी लोग जो थे, स्थानीय लोग जो थे, भड़क सकते हैं। तो इस तरह से जनता भड़क सकती है। तो यह इस प्रकार का डर बैठा हुआ था अंग्रेजों के बीच, सरकार के बीच। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। या प्रचारकों का यह मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना ही होता है। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाए और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही यह संभव है। ईसाई प्रचारकों का यह मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी एक इस प्रकार का शिक्षा के पक्षधर थे
कि जब भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव उस शिक्षा से पुनर्जीवित हो, इस तरह का महात्मा गांधी शिक्षा के पक्षधर थे। इस तरह का शिक्षा वो चाहते थे कि भारतीयों को इस तरह का शिक्षा प्रदान किया जाए। और उन्होंने यह भी चाहते थे कि शिक्षा के साथ साथ उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए, यानी करके सीखना। शिक्षा के साथ साथ मानसिक रूप से भी जो शिक्षार्थी है, बच्चे हैं, वो मानसिक रूप से भी सीख सके, पूरी तरह से तैयार हो। महात्मा गांधी का और भी कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। महात्मा गांधी का यह कहना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है वह ज्ञान के बजाय, उसमें ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान के बजाय पढ़ने और लिखने पर सिर्फ केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, पश्चिमी शिक्षा पर पाठ्य पुस्तक पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। यानी पश्चिमी शिक्षा से न तो जीवन का अनुभव मिलता है और न ही व्यवहारिक ज्ञान। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी इसका विपक्ष में थे, इसका पक्षधर नहीं थे पश्चिमी शिक्षा का। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, यानी दिमाग भी विकसित होनी चाहिए और आत्मा भी। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, महात्मा गांधी का तर्क था। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। महात्मा गांधी का मानना था कि सिर्फ पढ़ और लिख लेने से ही शिक्षा नहीं पा लेता है, इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। महात्मा गांधी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के भी पक्षधर थे। उनका मानना था कि मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो की गई थी। तो 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी और यह भी बाधा था सरकार पश्चिमी शिक्षा के लिए। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर का यह मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में, उनका मानना था कि स्कूल में बच्चे को बंदी की तरह रहना पड़ता है, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाता है। तो टैगोर को इस तरह का मानना था कि उनका सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही, खुले आवरण में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को और विकसित कर सकते थे। इस रविंद्रनाथ टैगोर का यह शांति निकेतन था। नेक्स्ट पॉइंट है टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो। उनका ऐसा लगता था कि स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। तो इस तरह का रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि स्कूल जेल के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने, स्कूल जीवन का जो अनुभव होता है, तो वो अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी प्रभावित किया। यही कारण था कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए और शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी, जो अनुभव मिला था उससे काफ़ी प्रभावित किया। और यही कारण था कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे
और वे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। पश्चिमी सभ्यता का महात्मा गांधी कट्टर आलोचक थे और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना का भी वह कट्टर आलोचक थे। महात्मा गांधी का ऐसा लगता था कि वो अंग्रेजी भाषा के बजाय, उनको महात्मा गांधी का यह मानना था कि अंग्रेजी भाषा के बजाय भारतीय भाषा में ही शिक्षा सबसे बेहतर होगा, इसलिए भारतीय भाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। टैगोर के विचार और महात्मा गांधी के विचार में अंतर था। महात्मा गांधी सिर्फ चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, जबकि टैगोर चाहते थे कि शिक्षा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्व, जो भारतीय परंपरा का श्रेष्ठ तत्व है और पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का जो श्रेष्ठ तत्व है, उसको सम्मिश्रण में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1870 में लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को 1870 में लागू किया गया था। तो इस चैप्टर से आइए हम जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई? तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि वह प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश की शासन चलाने में मदद मिले। परंतु सभी अंग्रेज अफसर इस विचारों के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम जोन्स कलकत्ता कब आए थे? तो विलियम जोन्स कलकत्ता 1783 ईस्वी में आए थे और 1784 ईस्वी में उन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स ने। इनकी जन्म 28 सितंबर 1746 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था हैरो और ऑक्सफोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को 1835 ईस्वी में पारित किया गया था। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को मैकाले के द्वारा किया गया था, पारित किया गया था। तो मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और उनके साथ विलियम जोन्स के साथ हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नेथेनियल होलहेड भी थे विलियम जोन्स के साथ। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 प्राच्यवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राच्यवादी शब्द का अर्थ होता है एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी एशिया की भाषा संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वालों लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपना मिशनरी खोला? तो ईसाई प्रचारकों ने सबसे पहले अपना मिशनरी सेरामपुर में खोला था। सबसे पहले ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहला अपना मिशनरी सेरामपुर में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके अनुसार वुड के नीति पत्र के कौन से 2 बिंदु आज भी हमारे शिक्षा का भाग है? तो वुड के शिक्षा नीति का 2 बिंदु जो आज भी हमारे शिक्षा का भाग है वह पहला है शिक्षा का व्यवहारिक लाभ और दूसरा है शिक्षा से नैतिक चरित्र का उत्थान। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा माध्यम है कि शिक्षा के माध्यम से नैतिक चरित्र का उत्थान होता है।
तो यह आज भी शिक्षा का नैतिक चरित्र का उत्थान और शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आज भी हमारे शिक्षा का भाग है, जो वुड के नीति पत्र का मुख्य पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध क्यों किया? 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध क्यों किया था? तो प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। तो यही कारण था कि घोर विरोध हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1870 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को लागू किया गया था, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते थे? तो जोन्स और कोलब्रुक जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने मिल करके, तो भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। और खास रवैये में क्या था? तो खास रवैये में था कि वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। भारत का भी संस्कृति के प्रति गहरा आदर रखते थे और पश्चिमी संस्कृति का भी वे गहरा आदर भाव रखते थे। तो यही खास रवैया था उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनका यह मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें वह पतन की ओर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 2। 19वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना क्यों करने लगे थे? तो अंग्रेज ऑफिसर थे, तो उन्होंने आलोचना इसलिए करने लगे थे क्योंकि उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। जो पूर्वी समाज का ज्ञान है वो त्रुटि से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आधार पर आधारित नहीं है। तो उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन के बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसका विरोध किया कि जो खर्च किया जा रहा है अंग्रेजी और अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए, तो इस पर इतना खर्च नहीं किया जाए। कुछ अंग्रेज अफसर का इस तरह का मानना था। तो क्योंकि उनको लगता था कि जो पूर्वी समाजों को ज्ञान है त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है, तो उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने दलील दी थी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए बढ़ावा देने का इतना खर्च नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1854 के वुड के नीति पत्र में कौन सी बात प्राच्यवादी ज्ञान का विरोधी थी? तो नीति पत्र में यह कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठ कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो यही कारण था कि यही था प्राच्यवादी ज्ञान का विरोधी का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1854 ईस्वी के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों की शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए अंग्रेजों ने? तो 1854 ईस्वी के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए
जो कदम उठाएं और निम्नलिखित है। तो पहला है सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। पहला कदम जो था अंग्रेजों का, वुड डिस्पैच के बाद कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया जाए, और इस गठन से यह फायदा होगा कि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। दूसरा था कदम विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। चौथा है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे कि पहले जो स्कूली शिक्षा प्रणाली था उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा था, वो डिस्पैच के नीति पत्र जब लाया गया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 के वुड के नीति पत्र की मुख्य बातें क्या थी। तो पहला है आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, आर्थिक क्षेत्र में इसे शिक्षा का व्यवहारिक लाभ होगा। दूसरा है भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना। वुड डिस्पैच इसीलिए लाया गया था कि भारतीयों को यूरोपियों के जो जीवन शैली है उससे अवगत कराया जाए। तीसरा है यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करना। उन्होंने इसलिए लाया था वुड डिस्पैच को कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को जो नैतिक चरित्र है उसको उत्थान हो सके। चौथा है शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना। तो उनका मानना था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा तभी भारत पे शासन करना आसान होगा। तो शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना इनका मुख्य कदमों में से एक कदम था कि शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना, यूरोपीय शिक्षा के भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, क्यों? 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। तो क्या कारण था? तो इसका कारण यह था कि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष न पैदा हो जाए और उसमें विद्रोह का उन लोगों में विद्रोह का भावना न पैदा हो जाए, विद्रोह न कर दें, जिसके कारण अंग्रेजों को भारतीयों पर शासन करना मुश्किल हो जाए। तो इस प्रकार का भय था। दूसरा कारण था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे, इसलिए ईसाई मिशनरियों का प्रचार के लिए रोका जा रहा था, उसके विरोध में थे। तीसरा कारण था कि सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, अमूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। अगर उनको धार्मिक विचारों को छेड़छाड़ किया जाए, स्थानीय जो रीति रिवाज है उसमें छेड़छाड़ किया जाए, धार्मिक विचारों में छेड़छाड़ किया जाए, तो लोग स्थानीय जो लोग हैं, देसी लोग हैं, वो भड़क सकते हैं। तो इस प्रकार का उनका भय था और यही कारण था ईसाई मिशनरियों को विरुद्ध थे, रोक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शिक्षा से पहले भारत में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी। तो ईसाई प्रचारक विलियम एडम के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी और शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था, कठोर नहीं था। शिक्षा का तरीका बहुत ही लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की कुछ दुकानों या फिर मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ
बैठते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय। महात्मा गांधी किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? क्वेश्चन नंबर 8। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। महात्मा गांधी का मानना था कि इस प्रकार का शिक्षा दिया जाए ताकि भारतीयों के प्रति प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित हो। महात्मा गांधी का यह भी कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित होती है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। इसलिए महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी ऐसा क्यों मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है? महात्मा गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा दिया जाए ताकि व्यक्ति का दिमाग और आत्मा दोनों विकसित हो। यह महात्मा गांधी का तर्क था। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ लेने और लिख लेने से ही नहीं बन पाता है, साक्षर लोग नहीं हो पाता है, शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से बनती है, काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे इस शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के भी पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 10। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की? तो रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर पर एक ग्रामीण परिवेश में ही अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ को और विकसित कर सकते थे। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल जैसा हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया और यही कारण था कि रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय थी, लेकिन दोनों के बीच क्या अंतर था? तो दोनों के बीच अंतर था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषाओं के बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि भारतीयों को भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दिया जाए और वे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों एवं प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे महात्मा गांधी, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। क्यों रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का जो श्रेष्ठ तत्व है उसको सम्मिश्रण से ही शिक्षा दिया जाए। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन कला में संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा पर भी जोर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? तो टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसे राय रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में अंतर था। टैगोर आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता और राष्ट्रीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे शिक्षा में और यही कारण था कि उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा पर भी जोर दिया था। जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के बजाय भारतीयों को भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में क्या राय थे? तो बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, वे स्वदेशी के पक्षधर थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर के कुछ मुख्य पॉइंट और प्रश्न जिसको हमने देखा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।